हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे महाजनपद पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या देखा, यानी कि ये वैदिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो इसकी 3900 वर्ष पहले कब की बात हो रही है, यानी सॉरी 3500 वर्ष पहले भारत में जो लोग आए वो जन कहे जाते थे। फिर बाद में जन से क्या बना, जनपद बना, और जनपद से क्या बना, महाजनपद बना। तो महाजनपद की बात करें तो महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 थी। कितनी थी, 16 थी। और इसके उदय की अगर बात की जाए तो 2500 वर्ष पहले महाजनपदों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। अगर बीसी में इसकी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, 6 बीसी, यानी कि 6 सेंचुरी कह सकते हैं। ठीक है, और इसी में महाजनपद में हम देखेंगे कि पूरे भारत के लिए क्या बनेगा, एक साम्राज्य बनेगा जिसका पूरा कंट्रोल भारत के सभी हिस्सों पर होगा। ठीक है, वो साम्राज्य क्या होगा, तो इसका उदय कब हुआ, 2300 वर्ष पूर्व प्रथम साम्राज्य का उदय होगा। ठीक है, तो जो महाजनपद होगा, ठीक है, महाजनपद में हम मगध पढ़ेंगे। मगध सबसे शक्तिशाली क्या बन गया था, महाजनपद बन गया था। और उसी में हम बात करें मौर्य काल की, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे पहले साम्राज्य बैठाया था अपना, किसकी मदद से, तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य की मदद से। तो महाजनपद काल के दौरान, ठीक है, होने वाले परिवर्तन देखेंगे हम कि महाजनपद काल के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो पहले राजा पहले ग्रुप में रहता था। जो सबसे मजबूत योद्धा होता था उस ग्रुप का क्या होता था, राजा होता था। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजा का पद पहले से अधिक मजबूत हुआ। अब राजा दुर्ग यानी किलों में रहने लगा। ठीक है, दुर्ग यानी किलों में रहने लगा। अब राजा क्या बनवा रहा है, किले बनवा रहा है, दुर्ग बनवा रहा है। तो इन किलों की किलाबंदी कीने जाने लगी। ठीक है, मतलब चारों तरफ से घेरा करने जाने लगा। इसके पीछे का जो कारण हो सकता है, ये हो सकता है कि राजा को सुरक्षा का भय रहता होगा, या राजा अपनी शक्ति प्रदर्शित को क्या करना चाहता होगा, स्थापित करना चाहता होगा। सभी लोगों का घर एक समान रहे और राजा का भी घर 2 मंजिला रहे और बाकी सारे लोगों का भी घर 2 मंजिले रहे, तो राजा और आम जनता में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। ठीक है, तो राजा अपने आप को क्या, भाई राजा है तो उसका स्टेटस आम जनता से क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक, अब इसमें ये होगा कि स्टैब्लिश होगी, आर्मी स्टैब्लिश होगी। भाई लोगों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो आर्मी स्टैब्लिश होगी। और आर्मी स्टैब्लिश होगी तो आर्मी को पैसा देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, तो राजा क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसमें क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। और क्या हुआ, तो अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी, अब बाकायदे ठीक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं तो इस काल में सिक्कों का प्रचलन हुआ। जाहिर सी बात है कि राजा यहाँ पे क्या कर रहा है, अस्थाई सेना का निर्माण कर रहा है और अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। तो उन्हें सैलरी देने के लिए राजा के पास पैसा आएगा कहाँ से, तो राजा के पास पैसा कैसे आएगा, तो इस काल में सिक्के, तो राजा क्या करेगा, सिक्कों का निर्माण करेगा। अब उस समय महाजनपद काल में अगर बात करें कि आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे अगर प्राचीनतम सिक्कों का जो प्रमाण है हमें कहाँ से मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं, पंचमार्क, यानी कि महाजनपदों से। तो ओल्डेस्ट सिक्के की बात करें तो पंचमार्क क्या होता है, पंचमार्क कॉइन क्या होता है, यानी पंचमार्क कॉइन ये होता है कि उस धातु पर क्या होता था, ठप्पे लगाए जाते थे। ठीक है, और उस ठप्पे पर राजा का फोटो या राजा का पिक्चर नहीं होता था। इन सिक्कों पर क्या होता था, चित्र बने होते थे। अब चित्र बने हुए क्या मिले हैं, तो हाथी के, वृक्ष के, मछली के या अर्धचंद। पंचमार्क सिक्कों पर कौन से चित्र बने दिखाई देते हैं, तो हाथी के, वृक्ष के, मछली के और अर्धचंद, ये चित्र आपको दिखाई देते हैं पंचमार्क सिक्कों पर। इन सिक्कों का निर्माण अगर हम कहें तो ये दो धातु से मिलकर बना है। कौन कौन, तो चांदी और तांबे का ये मिश्रण है, यानी कि चांदी और तांबे से बना हुआ है क्या, आहत सिक्के। इसे क्या कहा जाता है, प्राचीनतम सिक्के कहा जाता है। फिर आगे की बात करेंगे हम,
अब राजा क्या करेगा, मैंने वही कहा कि सैलरी देने के लिए क्या करेगा, टैक्सेशन स्टार्ट करेगा, यानी कर स्टार्ट करेगा। भाई सैलरी कहाँ से मिलेगी, ठीक है, तो लोगों से मिलेगी। उस समय के जो लोग थे, जो जनता होगा, वही टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे करारोपण यानी कि टैक्सेशन, ठीक है। तो महाजनपद काल में नियमित कर व्यवस्था प्रचलित की गई, यानी कि कर की व्यवस्था प्रचलित की गई। इससे पहले कोई कर नहीं लिया जाता था, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एक कर दिया है भाग कर। ये प्रश्न पूछता है कि भाग नामक कर, ठीक है। तो भाग नामक कर की बात अगर करें तो ये उपज का कितना होता था, उपज का 1/6% होता था। पूरे उपज का कितना होता था, तो 1/6% होता था। जैसे मान लीजिए कि किसी किसान ने 60 kg धान उगाया, तो इसका 1/6 यानी कि 10 kg किसके पास जाता था, राजा के पास जाता था। और वहीं एक और हम कर की बात करें, विष्टि कर। विष्टि कर क्या होता था, तो बगैर प्रासर्मिक दिए हुए लिया गया कर, यानी कि वर्क विदाउट पेमेंट, ठीक है। काम तो कराया जाता था लेकिन इसका क्या है, इसका मेहनताना नहीं दिया जाता था। जैसे ये किन लोगों से काम लिया जाता था, तो जैसे व्यापारियों पर ये कर लगता था, कारीगरों पर ये कर लगता था, पशु पालकों पर ये कर लगता था, ठीक है। मतलब क्या होता था कि राजा के यहाँ जाके आपको 1 या 2 दिन के लिए काम करना होता था, उसके एवज में राजा आपको कोई पैसा नहीं देता था, ठीक है। ये टैक्स लगता था आपके ऊपर। पॉइंट नंबर अगर 6 की बात करें और आगे देखें, तो इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा, कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। आप देखोगे पीछे वाली क्लास में हमने बताया आप कि लोहे का अगर आविष्कार की बात करें तो 3000 वर्ष पहले, ठीक है। तो लोहा इस समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया, ठीक है। क्योंकि पहले के जो हल बने होते थे तो उससे जमीन को अगर जोता जाता था तो उतने अच्छे तरीके से फसल नहीं उगते थे जितने कि इस समय अगर लोहे के हल से जुताई होगी तो अच्छे तरीके से जुताई होगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो कृषि में लोहे का इस्तेमाल। अब कृषि में लोहे का इस्तेमाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा इस समय। अब लोहे के हल बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, हल बनाए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि लैंड बढ़ेगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो लोहे के हल से, लोहे का हल यहाँ पे क्या होगा। और महाजनपदों में हम आगे बात करेंगे तो मगध के पास क्या था, आयरन ओर था, यानी लौ अयस्क यानी लोहे का खदान था। इसलिए जब महाजनपदों के बीच लड़ाई होगी तो उसमें मगध क्या होगा, सबसे शक्तिशाली निकलेगा और वहीं से क्या होगी, साम्राज्य का उदय होगा, ठीक है। तो इतना हमने देखा, फिर और बात करते हैं इस पे। ठीक है, तो फिर अगली पॉइंट समझते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं इसमें। तो कृषि में क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कृषि में पौधों का रोपण आरंभ कर दिया गया और इससे भी उत्पादन बढ़ गया। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पौधों यानी कि धान के पौधों की क्या, यानी धान की खेती होने लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्पादन अधिवेश पर कब्जा करने के लिए महाजनपद में जितने भी महाजनपद थे वो सब क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। क्योंकि जिसके पास जितना लैंड होगा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर करेगा, उससे उतना ज़्यादा ही प्रोडक्शन करेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि महाजनपदों के मध्य आपसी संघर्ष, यानी इनके बीच क्या हो गया, फाइट चालू हो गई। और इस संघर्ष में मगध विजयी हुआ। मगध विजयी होने के पीछे का कारण ये था कि मगध के पास क्या था, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, और क्या थे, और शक्तिशाली शासक भी थे यहाँ के। जैसे हम बात करते हैं मगध के विजय के कारण की बात करें तो शक्तिशाली राजाओं का उदय, ठीक है, शक्तिशाली राजाओं का उदय। अगर मगध तो 6ठी सदी ईसा पूर्व बात करें, 6ठी ईसा पूर्व मगध में बिंबिसार पहला राजा बना। यानी मगध का जो पहला राजा था वो कौन था, बिंबिसार था। उसके बाद कौन बना, अजातशत्रु। फिर उसके बाद महापद्मनन। और भी राजा हुए लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं
जब अजात शत्रु बज्जी पर कब्जा करने के लिए, यानी कि बज्जी महाजनपद है उस पर कब्जा करने के लिए अजात शत्रु दूर सोच वाला था, ठीक है, उसकी सोच ऐसी थी कि दूर सोच वाला था। तो उसने बज्जी पे आक्रमण करने से पहले क्या किया, अपने मंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने मंत्री वर्षकार को बज्जी पर आक्रमण करने के सलाह के लिए महात्मा बुद्ध के पास भेजा, ठीक है। यानी कि अजात शत्रु ने अपने मंत्री वर्षकार को किसके पास भेजा था सलाह के लिए, तो महात्मा बुद्ध के पास भेजा कि जाइए सलाह लेकर आइए कि क्या रणनीति बनाई जाए जिससे बज्जी पर आक्रमण किया जा सके। तो ठीक है, तो ये बात, इस बात का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, इस बात का वर्णन हमें दीर्घ निकाय में मिलता है, ठीक है। फिर आगे समझते हैं कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व आपको पता होगा कि सिकंदर ने क्या किया, आक्रमण किया था। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था, 2300 वर्ष पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। परंतु महापद्म नंद, ठीक है, इसका मतलब यह है कि नंदों के पास क्या थी, बहुत बड़ी आर्मी थी। यानी नंदों के पास कैसी शक्ति थी, तो आर्मी थी इसके पास, वो भी बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि महापद्म नंद की सेना को देखकर वो ब्यास नदी पर ही, क्या ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका और वापस लौट गया। इसी समय पोरस और सिकंदर के बीच क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। तो वो कहाँ से वापस लौट गए, तो ब्यास नदी से, क्योंकि महापद्म नंद के पास क्या था, उनके पास बहुत बड़ी क्या थी, आर्मी थी, यानी सेना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मगध में जो प्राकृतिक संसाधन थे उसकी बात करते हैं कि मगध के पास कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन थे, ठीक है। तो क्या थी, जंगलों की अधिकता थी। अब बात समझिए कि जिस महाजनपद के पास अगर जंगलों की अधिकता होगी तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। जैसे क्या मिलेंगे, जंगलों की अधिकता के कारण लकड़ी मिलेंगे, ठीक है, जड़ी बूटियां, हाथी, यहाँ तक कि यहाँ से जो हाथियां मिलती थी, इन हाथियों को ट्रेंड करके आर्मी में शामिल किया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था, ट्रेंड करके आर्मी में शामिल किया जाता था। मगध, अगर मगध की लोकेशन की बात करें तो मगध गंगा और सोन नदी की, कहाँ पे, गंगा और सोन नदी के दक्षिण में है, यानी दक्षिणी छोर पर है, नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। और क्या था, तो भाई जाहिर सी बात है कि जिस महाजनपद में क्या होगा, नदियां होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जल यातायात यानी कृषि के लिए क्या है, संसाधन है। और क्या है, उपजाऊ जमीन होंगी, ठीक है। और क्या था उसके पास, तो आयरन ओर, यानी कि मगध में लोहे की खदान थी, लोहे की खदान थी। तो कृषि, मैंने आपको बताया कि लोहा जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। उस समय हथियार बनाने के लिए भी क्या होते थे, लोहे के इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो आज की एक पॉइंट और छूट रहा है, इसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा तो महापद्म नंद के बाद, यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, धनानंद था। तो मगध के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। यानी नंद वंश में जो बात करते हैं, नंद वंश की बात करते हैं, तो जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। बहुत ही बेकार शासक था, ठीक है, हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। तो चंद्रगुप्त चाणक्य जब इनके दरबार में गए, कौटिल्य इनके दरबार में गए, इनका क्या नाम था, विष्णुगुप्त था। तो घनानंद ने इनका बहुत बड़ा अपमान किया। तो घनानंद क्या हुआ, उसी समय भाई पंडित जी थे, तो उन्होंने अपनी शिखा, क्रोध में आकर, जब इसने अपमान किया तो क्रोध में आकर उन्होंने क्या किया, अपनी शिखा को खोल दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं मगध की गद्दी पर कोई योग्य शासक ना बैठा दूं। और उन्होंने क्या किया, एक प्रण लिया। तो चाणक्य, उनका नाम क्या पड़ा, चाणक्य पड़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।